हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सोफाई। आज हम लोग एक केस लॉ डिस्कस करेंगे, सीआईटी वर्सेस पेट्रोलियम इंडिया इंटरनेशनल। ये केस लॉ बॉम्बे हाई कोर्ट में डिस्कस हुआ था और इस केस लॉ में दो चीजें मेनली डिस्कस की गई थी। फर्स्ट इज द डायलेमा ऑफ सेकंडेड एम्प्लॉय एंड द फॉरेन टैक्स क्रेडिट का। ये केस लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है। हालांकि ज्यादा बड़ा केस लॉ नहीं है, बट पर्सपेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग द फॉरेन टैक्स क्रेडिट एंड द इशू रिजॉल्विंग अबाउट द सेकंडेड एम्प्लॉय, ये केस लॉ एक इंपॉर्टेंट केस लॉ माना जाता है। अब इस केस लॉ में देखिए क्या हुआ था, आगे बढ़ते हैं हम। थोड़ा केस का इंट्रोडक्शन। एक इंडिया है, इंडिया में एक कंपनी, एसएससी कंपनी है, पेट्रोलियम इंडिया इंटरनेशनल। एक्चुअली क्या है, ये एक एओपी है। इस एओपी में 9 मेंबर कंपनीज है, 9 मेंबर कंपनीज है इस एओपी में। और जो एक मेंबर कंपनी है उसका नाम है पेट्रोलियम इंडिया इंटरनेशनल, जो इंडिया में सिचुएटेड है। इस कंपनी का काम क्या है, ये कंपनी मेनली ऑपरेट करती है कि लोगों को एम्प्लॉयज प्रोवाइड करवाती है, अलग अलग कंट्रीज में एम्प्लॉयज प्रोवाइड करवाती है। मेनली ये काम पेट्रोलियम इंडिया इंटरनेशनल का था। अब क्या हुआ, इनकी कुछ एम्प्लॉयज, इनकी जो मेंबर कंपनीज थी, जो 9 मेंबर कंपनीज थी, वो कुछ कुवैत में थी और उन्हें कुछ एम्प्लॉयज की जरूरत थी। तो उन एम्प्लॉयज की फुलफिलमेंट, रिक्वायरमेंट्स की फुलफिलमेंट इंडियन कंपनी पेट्रोलियम इंडिया इंटरनेशनल ने किया और उधर उन्हें कुछ एम्प्लॉयज भेजे। जब इस सिचुएशन में हम एम्प्लॉयज भेजते हैं और दूसरी कंपनीज हमारे एम्प्लॉयज को यूज करती है, या फिर हमने जो भेजे हुए एम्प्लॉयज वो यूज करते हैं, उस सिचुएशन को हम कहते हैं लेमन लैंग्वेज में सेकंडेड एम्प्लॉयज। वो एम्प्लॉयज जो किसी एक प्रोजेक्ट के लिए बाहर गए, वो प्रोजेक्ट खत्म होते ही वो लोग वापस आ जाएंगे। तो किसी एक पर्पस के लिए, एक प्रोजेक्ट के लिए जब कोई एम्प्लॉय बाहर जा रहा है, तो उस पर्पस को इसको टेक्निकल लैंग्वेज में सेकंडेड एम्प्लॉयज बोलते हैं। तो इशू क्या हुआ था, जब इंडियन एसएससी कंपनी ने, इसको मैं आपसे बोलूंगा रेस्पोंडेंट एसएससी, जब एक रेस्पोंडेंट एसएससी ने 9 मेंबर कंपनीज को कुछ एम्प्लॉयज भेजे ऑन द सेकंडेंट पर्पस, तो उसने उन पर कुछ एक्सपेंसेस इनकर किए, दैट इज ऑफ 3.93 करोड़। अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिए 3.93 करोड़ का ये कुछ एम्प्लॉयज के ऊपर उन्होंने एक्सपेंसेस इनकर किए, जो उन्होंने एज अ खर्चा बुक किया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, पीएनएल में उसे शो किया। जब अब आगे हुआ, ईयर निकला, जब रिटर्न भरने की टाइम आया, जब ड्यू डेट आई, तो उसमें उन्होंने क्या किया, आप देखिए पूरा फ्लो चार्ट है, ये आपको पूरा केस समझाएगा इसमें क्या हुआ था, कब से क्या हुआ था। आप स्टार्टिंग से देखिए, पूरा ध्यान दीजिएगा। एक एओपी है, वही पेट्रोलियम इंडिया इंटरनेशनल, इसने अपनी रिटर्न फाइल करी और उसमें डिडक्शन ले लिया 3.93 करोड़ का, एज अ बिजनेस एक्सपेंस क्लेम किया उन्होंने ये। अब क्या हुआ, ये सीपीसी बेंगलोर में गई, रिटर्न रिटर्न इंटीमेशन हुआ, देन बाद में कुछ समय बाद ये रिटर्न की स्क्रूटनी असेसमेंट हुई। स्क्रूटनी असेसमेंट होने के बाद एओ ने, जो असेसिंग ऑफिसर होता है, उन्होंने इस एक्सपेंस को, जो इन्होंने 3.93 करोड़ का एक्सपेंस किया था, उसको कर दिया डिसअलाउ। और डिसअलाउ किया उन्होंने सेक्शन नंबर 48(3) में। मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ कि व्हाट डज इट मीन डिसअलाउ करना। डिसअलाउ करना यानी कि वो कहता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि जो आपने खर्चा इनकर किया है, जो आपने खर्चा क्लेम किया है कि मेरा खर्चा है, इसे हम खर्चा नहीं मानते, इसके ऊपर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, इसकी कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। बट एओ ने ऐसा क्यों कहा, जबकि सारे प्रूफ तो थे एओ के पास कि इन्होंने 9.39 करोड़ का एक्सपेंस बुक किया है, सही था, कोई बोगस एक्सपेंस नहीं था। तब भी उन्होंने 48(3) में क्यों इसको डिसअलाउ कर दिया। इसको पढ़ने के लिए, इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा व्हाट इज 48(3). 48(3) क्या है जिसकी वजह से इन्होंने डिसअलाउ किया। तो मैं अभी कुछ समय के लिए 48(3) समझाने के लिए आपको नेक्स्ट स्लाइड पर लेकर चल रहा हूँ, उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे टू द बैक स्लाइड। देखिए अब 48(3) क्या कहता है, 48(3) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट कहता है, कोई भी पेमेंट जो कि सैलरीज हेड में चार्जेबल होना है, और जो आप पे कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया या फिर किसी एक नॉन रेसिडेंट को, आप या तो रेसिडेंट को पे कर रहे हैं बट आउटसाइड इंडिया पे कर रहे हैं, या फिर आप इंडिया में ही पे कर रहे हैं, नॉन रेसिडेंट को पे कर रहे हैं, यानी कि कोई भी कंडीशन हो सकती है, आउटसाइड इंडिया में पे कर रहे हैं या फिर एक नॉन रेसिडेंट को पे कर रहे हैं, ये दोनों सिचुएशन हुई, तो
और उसके बाद आपने उस इनकम एंड इफ द टैक्स हैज नॉट बीन पेड देयर ऑन and deducted therefrom under chapter 27B. 27B is of the TDS. अगर आपने नॉन रेसिडेंट को या फिर आउटसाइड इंडिया अगर आपने कोई पेमेंट किया, वो पेमेंट दूसरे पार्टी के हाथ में सैलरीज में टैक्सेबल होना है, अंडर द हेड सैलरीज में टैक्सेबल होना है, और उस पर आपने टीडीएस काटे बिना पेमेंट कर दिया, तो वो अमाउंट डिसअलाउ हो जाता है अंडर सेक्शन 48(3). तो 48(3) समझ आया क्या कह रहा है कि अगर कोई पेमेंट अगर आप आउटसाइड इंडिया कर रहे हैं या फिर किसी एक नॉन रेसिडेंट को कर रहे हैं और उस पेमेंट को करते समय आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, वो आपके हाथ में डिसअलाउ हो जाएगा। इन द सेम केस क्या हुआ, 3.93 करोड़ का डिडक्शन किया, जो क्लेम किया था इन्होंने, पेट्रोलियम इंडिया इंटरनेशनल एंड रिस्पोंडेंट असेसी ने, एओ उसको नहीं मानता, वो कहता है कि आपने इसके ऊपर टीडीएस नहीं काटा, मैं आपको इसका डिसअलाउ कर दूंगा, ये आपका बिजनेस की इनकम में जुड़ के अब आपको मुझे इसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा। अब एओपी यानी कि जो पेट्रोलियम इंडिया इंटरनेशनल थी, वो इस बात से नाखुश थी, उसने अपील फाइल करी इन द सीआईटी अपील। लॉ के हिसाब से सबसे पहले सीआईटी अपील में जा सकते हैं, तो सीआईटी अपील्स में जब उन्होंने अपील फाइल करी, तब सीआईटी ने इन द फेवर ऑफ असेसी इसका डिसीजन दिया, कहा कि इसमें जरूरत नहीं है कोई टीडीएस काटने की, जो एक्सपेंस उन्होंने किया वो एक पर्सनल एक बिजनेस एक्सपेंस है, पर्सनल एक्सपेंस नहीं है, और बिजनेस एक्सपेंस के बेसिस पर हम इसको अलाउ कर रहे हैं, और इसके ऊपर आपको डिडक्शन देनी पड़ेगी, आप इसको डिसअलाउ नहीं कर सकते, आप कोई एडिशनल रिकवरी ऑफ टैक्स नहीं कर सकते। तो उन्होंने अपील, देखिए फोर्थ पॉइंट में क्या हुआ, अपील फाइल करी एसएससी ने, और सीआईटी अपील ने जजमेंट दिया इन फेवर ऑफ एसएससी। ठीक, देन अब ईओ ईओ जो था आपका, वो सीआईटी अपील्स के डिसीजन से फेवर, आप कहेंगे डिसअग्री कर रहा था। एओ सीआईटी अपील्स के डिसीजन से डिसअग्री कर रहा था कि नहीं, आपने गलत डिसीजन दिया है, इसका डिसीजन कुछ और होना चाहिए था, ये डिसअलाउ ही होना चाहिए था एज पर द सेक्शन। आपको क्या लगता है, आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या लगता है, डिसअलाउ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब देखिए, एओ को ये बात सही नहीं लगी सीआईटी अपील्स की, तो उन्होंने अपनी पावर्स को यूटिलाइज करते हुए एक अपील फाइल करी इन आईटीएटी, इन अगेंस्ट ऑफ द ऑर्डर सीआईटी अपील्स। सीआईटी अपील्स के ऑर्डर के अगेंस्ट उन्होंने एक अपील फाइल करी आईटीएटी में। आईटीएटी में जब अपील फाइल हुई, तो आईटीएटी ने भी सेम व्यू लिया जो व्यू सीआईटी अपील्स ने लिया था, और जो व्यू एक असेसी ने लिया था। उन्होंने भी यही बोला कि ये जो इन्होंने एक्सपेंस क्लेम किया है, इसकी डिडक्शन मिलेगी, ये एक्सपेंस बोगस नहीं है, तो इसकी अपील आपको डिडक्शन देनी पड़ेगी, आप इसके ऊपर डिसअलाउ नहीं कर सकते अंडर सेक्शन 48(3). तो सेम डिसीजन आप देखिए, फिफ्थ में, फिफ्थ पॉइंट में सीआई ये डिसएग्री कर रहा था, जो एओ था वो डिसएग्री कर रहा था सीआईटी अपील्स के जजमेंट से। देन एओ ने अपील फाइल करी आईटीएटी में, और आईटीएटी ने भी सेम जजमेंट दिया इन फेवर ऑफ द एसएससी। अब एओ इससे भी परेशान था, तो उसने क्या किया, आईटीएटी के ऑर्डर को चैलेंज कर दिया इन द हाई कोर्ट। सेम चीज, अब पहले देखिए, एओ ने सबसे पहले क्या किया, डिसअलाउ किया, डिसअलाउ करके जो असेसी था वो सीआईटी अपील्स के पास गया। सीआईटी अपील्स और एओ, ये दोनों, एओ जो था वो सीआईटी अपील्स के डिसीजन से डिसएग्री करता था, तो एओ गया अब आईटीएटी के पास, आईटीएटी ने भी सेम डिसीजन दिया। अब एओ दोबारा से गया हाई कोर्ट के पास कि अब इसका कोई डिसीजन हाई कोर्ट देगा। हाई कोर्ट बॉम्बे था, ये केस एक्चुअली बॉम्बे ज्यूरिडिक्शन का था, इसलिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसके ऊपर डिसीजन दिया। अब देखिए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या क्या इसमें फाइंड आउट किया, जब ये असेसिंग और असेसिंग ऑफिसर के बीच में जब केस चल रहा था, तो हाई कोर्ट के सामने क्या क्या डिसीजन, क्या क्या फैक्ट्स आए और उन्होंने क्या क्या डिसीजन दिए, आप एक बार चेक करिए। हाई कोर्ट कहता है, ये जो सेकंडेंट एम्प्लॉयज हमने कुवैत भेजे हैं, असेसी ने जो कुवैत में भेजे हैं, उनके सारे खर्चे, उनको सैलरीज भी, वो कब मिले, कैसे मिलेंगे, मिलेंगे कुवैत की कंपनी से ही। देखिए, वो कह रहे हैं सेकंडेंट पर्सनल्स कंटिन्यू टू बी द एम्प्लॉय ऑफ द मेंबर ऑयल कंपनी। जो नौ मेंबर ऑयल कंपनी है जो कुवैत में है, वो सेकंडेंट एम्प्लॉय उस पीरियड के लिए उसी कंपनी के एम्प्लॉयज रहेंगे, ऐसा उनके अग्रीमेंट में लिखा था, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, उनके अग्रीमेंट में क्या लिखा था, जो सैलरीज मिलेगी वो भी उन्हीं नौ मेंबर कंपनी से मिलेगी, यानी कि जो पेट्रोलियम इंडिया इंटरनेशनल है ना, उसका कोई और काम है ही नहीं, उसके लिए वो सैलरीज, यानी कि उसके लिए जो वो एक्सपेंस कर रहा था 3.93 करोड़ का जो उसने एक्सपेंस किया असेसी ने, वो इन द हैंड्स ऑफ
वो जो मेंबर्स थे, एम्प्लॉयज थे, सेकंडेड एम्प्लॉयज थे, वो सैलरीज हेड्स में टैक्सेबल होंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई पेट्रोलियम इंडिया इंटरनेशनल और एम्प्लॉयज के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है। क्योंकि अग्रीमेंट के हिसाब से सैलरीज जो मिलेगी वो मिलेगी मेंबर कंपनी से, और सेकंडेड पर्सोनल्स जो हैं वो मेंबर रहेंगे ऑयल कंपनी के। तो किसी भी तरीके से वो पेट्रोलियम इंडिया इंटरनेशनल से रिलेट ही नहीं करते। तो इसी के बेसिस पर ये फैक्ट्स थे, डिसीजन आया कि नॉट बीइंग एम्प्लॉयज ऑफ द रिस्पोंडेंट कंपनी, आप रिस्पोंडेंट असेसी के तो एम्प्लॉयज है ही नहीं ये लोग, तो इसलिए टीडीएस की तो कोई बात आएगी नहीं, क्योंकि टीडीएस कह रहा है अगर कोई, देखिएगा, टीडीएस देख रहा है अगर कोई हेड में, अगर कोई पेमेंट है जो इन द हेड ऑफ सैलरीज चार्जेबल होगी, और सैलरी में कब आती है एज पर सेक्शन 15, जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप हो। यहाँ पर तो एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप बना ही नहीं, तो इसकी वजह से सेक्शन 48(3) लगेगा ही नहीं, और जब लगा ही नहीं तो इसके ऊपर टीडीएस की तो कोई बात आई नहीं, और जब टीडीएस की बात ही नहीं हुई तो 48(3) के अंदर कोई डिसअलाउंस होगा भी नहीं। तो हाई कोर्ट ने भी सेम मैटर पर सेम ही डिसीजन दिया जो सीआईटी अपील्स और आईटीएटी ने दिया था, कि इन द फेवर ऑफ असेसी, कि इसमें टीडीएस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, असेसी ने जो डिडक्शन क्लेम किया है वो सही है, उसको 3.93 करोड़ की डिडक्शन मिलेगी, और उसके ऊपर असेसिंग ऑफिसर ने जो डिसीजन लेके इसको डिसअलाउ किया था 3.93 को अंडर द सेक्शन 48(3), वो गलत है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने उस ऑर्डर को कैंसिल किया, एओ के ऑर्डर को, और अपना जजमेंट दिया। आगे एओ ने इसके ऊपर कहीं कहीं सुप्रीम कोर्ट पे अपील नहीं किया, तो ये डिसीजन फाइनल है। और ये डिसीजन देखिए हाई कोर्ट ज्यूरिडिक्शन ऑफ बॉम्बे ने दिया है, बॉम्बे ज्यूरिडिक्शन ने दिया है, तो ये मेनली एप्लीकेबल और बाइंडिंग बॉम्बे पर होगा। अगर किसी और स्टेट में चले जाएंगे तो ये डिसीजन का आप रेफरेंस दे सकते हैं, पर ये बाइंडिंग नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर सारे बाइंडिंग होते हैं, पर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स बाइंडिंग होते हैं उसी एक स्टेट में, सब में नहीं होंगे। ठीक है, आप ये बात याद रखिएगा। ये एक इशू था जो हमने डील किया सेकंड एम्प्लॉय से रिलेटेड। अभी इसी में एक और भी केस हुआ, वो हुआ था फॉरेन टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड। अब आप देखिए, ये है केस नंबर 2। फॉरेन टैक्स क्रेडिट क्या होता है, कैसे होता है, ये मैं आपको पहले भी एक लेक्चर में, एक लास्ट वीडियो में इसके मैं समझा चुका हूँ, इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में, कि व्हाट इज फॉरेन टैक्स क्रेडिट, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, किसको मिलता है, कैसे डीडीडब्ल्यूएन इनकम टैक्स एक्ट साथ में कोइंसाइड करते हैं, क्या है उसकी पूरी डिटेल्स के लिए आप लास्ट वाला लेक्चर देख सकते हैं, उसमें पूरी डिटेल्स में आपको अच्छे से समझाया गया है। अब देखिए इसमें क्या हुआ, सेम इशू, एओपी, इसने क्या किया, सबसे पहले टैक्सेस पे किए कुछ कुवैत में 82 लैक्स के इन आईएनआर, 82 लाख से इसने कुछ टैक्सेस पे किए। सेम चीज रिटर्न भरी, रिटर्न में सेक्शन 91(1), सेक्शन 19(1) इज द फॉरेन टैक्स क्रेडिट का सेक्शन। इस सेक्शन में उसने फॉरेन टैक्स क्रेडिट के लिए उसने डिडक्शंस क्लेम कर ली रिटर्न भरते हुए। सेम स्क्रूटनी असेसमेंट हुई, एओ एओ के पास गया, जब स्क्रूटनी ओपन हुई, एओ ने इसको डिसअलाउ कर दिया और कहा बिकॉज टैक्सेस वर नॉट पेड इन द प्रीवियस ईयर रेलेवेंट टू द एवाई। देखिए, अगर आप फॉरेन टैक्स क्रेडिट के बारे में जानते हैं, या फिर अगर आपने जस्ट मेरा पुराना वाला एक लेक्चर देखा है फॉरेन टैक्स क्रेडिट का, तो उसमें मैंने बताया था कि फॉरेन टैक्स क्रेडिट तब मिलता है जब आपने वो टैक्सेस पे कर दिए हो। आपने जब टैक्सेस पे कर दिए हैं तब आपको फॉरेन टैक्स का क्रेडिट मिलता है। पर अब एओ का क्या कहना है कि टैक्सेस पे नहीं किए इन द प्रीवियस ईयर रेलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर। इसमें देखिए असेसमेंट ईयर की बात चल रही है 97 98 की। वो कह रहा है ये असेसमेंट ईयर है, तो प्रीवियस ईयर हो गया 96 97। वो कह रहा है इस 96 97 में इन्होंने जो टैक्स का पेमेंट है वो किया ही नहीं कुवैत में। जब उन्होंने कुवैत में टैक्स पे ही नहीं किया तो आप इंडिया में उसका टैक्स का क्रेडिट नहीं मांग सकते, उन्होंने ये कहा। और वो ये क्या कह रहे हैं कि आपने 96 97 में टैक्स का पेमेंट नहीं किया, इसलिए आपको नहीं मिलेगा। अब देखिए क्या इशू आया, सेम यही असेसी इससे परेशान था, असेसी ने सीआईटी अपील्स में फाइल किया, सीआईटी अपील्स में ये डिसीजन में असेसी जीत गया। फिर एओ परेशान हुआ इस ऑर्डर से, उसने आईटीएटी में अपील किया, आईटीएटी में भी असेसी जीत गया। आईटीएटी के ऑर्डर से भी एओ परेशान हुआ, उसने हाई कोर्ट में अपील कर दी। हाई कोर्ट सेम बॉम्बे हाई कोर्ट ने देखिए इस पर क्या डिसीजन दिया। कहता है द ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 91(1) of the act is to give relief from taxation in India to the extent taxes have been paid abroad for the relevant previous year। यही कहता है सेक्शन 91(1), आपने प्रीवियस ईयर का टैक्स अगर आपने पे कर दिया है तो आपको यहाँ पर इस साल आपको डिसीजन, आप इस साल आप उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर का टैक्स पे कर दिया कुवैत में, तो आप फॉरेन टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 91(1) आप इसका डिडक्शन यहाँ क्लेम कर सकते हैं।
सेकंड वो क्या कहते हैं हेल्ड में, this decision or relief is this deduction or relief is not dependent, the word important है not dependent upon the payment also being made in the previous year। वो कह रहे हैं कि फॉरेन टैक्स क्रेडिट लेने के लिए ये जरूरी नहीं कि आपको पेमेंट भी उसी साल में करना है, उसी प्रीवियस ईयर में करना है। अगर आपका प्रीवियस ईयर का कोई क्लेम था, जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं 96 97 का कोई टैक्स था, वो आपको किसी ना किसी डिस्प्यूट की वजह से या फिर कोई प्रॉब्लम्स या फिर कोई प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स की वजह से अगर वो 97 98 में भी पे हुआ है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 97 98 में पे हुआ था, 97 98 में इंडिया में आप उसका क्रेडिट ले सकते हैं। ऐसा जो ए बोल रहा था वो ये बोल रहे थे कि 96 97 में पे नहीं हुआ इसलिए मैं उसको क्रेडिट नहीं दूंगा, जबकि हाई कोर्ट ने उसे क्लैरिफाई किया और कहा कि इस सेक्शन 91(1) का ऑब्जेक्टिव है कि रिलीफ देना टैक्स से टू द एक्सटेंट टैक्सेस हैज बीन पेड इन द फॉरेन कंट्री। फॉरेन कंट्री में जितना टैक्सेस पे कर दिया ऑफ द प्रीवियस ईयर आपको उसका क्रेडिट मिलेगा। अब एओ कह रहा था आपने प्रीवियस ईयर में पे नहीं किया इसलिए मैं दूंगा नहीं। हाई कोर्ट ने इसको क्लेरिफाई करते हुए सेक्शन में क्लैरिटी लाते हुए बोला उस साल का पेमेंट हो जाना चाहिए टैक्स का, जरूरी नहीं कि उसी साल में हो, आने वाले किसी भी साल में हो सकता है। तो ये भी एससी की रूलिंग इन द फेवर ऑफ एसएससी आई। तो ये दो केस लॉ अगर आपने ध्यान से देखे हो तो दोनों ही केस लॉ में दो इश्यूज कैटर किए गए। एक ही केस लॉ था, दो अलग अलग इश्यूज थे। सेकंडेंट एम्प्लॉय का पहला इशू एंड सेकंड इज फॉरेन टैक्स क्रेडिट का एक इशू। सेकंडेंट एम्प्लॉय के इशू में क्या हुआ था, 48(3) वाला वो डिसअलाउंस कर रहे थे, जबकि वो नहीं होना था क्योंकि अग्रीमेंट के हिसाब से मेंबर कंपनी के ही वो एम्प्लॉयज होने थे और सैलरीज भी वो उन्हीं से मिलनी थी। तो सैलरीज हेड में वो आते ही नहीं, तो सैलरीज में आते नहीं, सैलरी में नहीं आ रहे तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं बन रहा है, और एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं बन रहा है तो इसकी वजह से 48(3) का डिसअलाउंस नहीं हो सकता। फॉरेन टैक्स क्रेडिट में क्या रूलिंग है कि पेमेंट ऑफ टैक्सेस ऑफ द प्रीवियस ईयर इज इम्पोर्टेंट। अब आप कब पे कर रहे हैं ये जरूरी नहीं है, जिस साल आप पे करेंगे उस साल आप उसकी डिडक्शन ले सकते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट इश्यूज थे इस केस लॉ में जो हमने डिस्कस किया। आगे हम और भी सारे केस लॉस लाते रहेंगे। आपको कौन से टॉपिक पर केस लॉ चाहिए आप उसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।